नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, है ना। आज पढ़ना है विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का अर्थ है कानून निर्मित करने संबंधी राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं या संसद से संबंधित उसकी क्या शक्तियां। इसमें कुछ आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 85, इसके तहत राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, दोनों सदनों के सत्र को आहूत कर सकता है या सत्रावसान कर सकता है, पूरे सत्र की समाप्ति कर सकता है, या फिर लोकसभा का विघटन कर सकता है। विघटन करने का मतलब है उसे भंग कर सकता है। तो सदन के सत्र को आहूत कर सकता है और क्या कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सत्रावसान जैसा ही होता है स्थगन, जो सदन के मुखिया द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल नंबर 85 के तहत। तथा लोकसभा का विघटन कर सकता है, आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 87 के तहत वह दोनों सदनों को सूचित कर सकता है, सम्मन भेज सकता है, दोनों सदनों को सूचित कर सकता है एवं संबोधन कर सकता है, अभिभाषण दे सकता है। संबोधन जो होता है वो पारंपरिक रूप से या फिर मान कह लो कि परंपरा से कब दिया जाता है, तो नई लोकसभा के गठन के पश्चात, जब आम चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जब पहली बैठक होती है नई लोकसभा के गठन के पश्चात, या फिर प्रत्येक वर्ष पहले सत्र और भारतीय संसद का पहला सत्र कौन सा माना जाता है, बजट सत्र को। इसको माना जाता है पहले सत्र के शुरू होने पर। इन दोनों ही जगह उसका जो संबोधन होगा, उसका जो अभिभाषण होगा, वो आर्टिकल नंबर 87 में आएगा। और क्या विधायी शक्तियां हैं, आर्टिकल 108 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। लेकिन अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा रही है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की, बुलाता तो 108 के तहत राष्ट्रपति है संयुक्त बैठक, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। लोकसभा स्पीकर में आ गया। इसके बाद एक ये कई बार पूछा गया कि संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, 10, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्योंकि जब दोनों सदनों को बुला लोगे तो लोकसभा का अपना स्पीकर है यानी अपना अध्यक्ष है, और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष ऐसी संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। इसके बाद अगला आर्टिकल है
102 112, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बजट आता है। बजट का प्रतिवेदन भी संसद में राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बजट बजट को हम संसदीय भाषा में अगर समझें तो उसको कहते हैं वार्षिक आर्थिक लेखा या वार्षिक आर्थिक विवरण। आर्थिक विवरण और आसान शब्दों में हम इसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इस आर्थिक विवरण का प्रतिवेदन भी कौन करता है संसद में? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल नंबर 117 मैं क्रम से बता रहा हूं इसलिए आपको याद रहे। 85, 87, 108, 112, 117, 117 धन विधेयक। अगर कोई भी विधेयक धन विधेयक है तो उसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी पड़ती है। तो धन विधेयक की सिफारिश भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सब कुछ राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, इसके बाद आर्टिकल नंबर 151 मैंने पढ़ाया था। 148 से अध्याय 5 संघ पढ़ रहे हैं। उसके अध्याय 5 में 148 से 151 क्या आया था? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उसी के अंतर्गत एक आर्टिकल है 151। 151 कैग का मतलब हो गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कैग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवेदन भी संसद में कौन रखता है? रिपोर्ट का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। इतने सारे आर्टिकल्स लिखो पहले, फिर और है इसमें। तो 151 हो गया आर्टिकल। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 281। इसमें क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशों को भी संसद के पटल पर रखता है। 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 280 में। इसकी सिफारिशें हैं 281 में, जिन सिफारिशों को वह संसद के पटल पर रखता है। वित्त आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग की सिफारिशें आर्टिकल इसी तरीके से है 323। 324 में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन वाला पार्ट है। और 323 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी कहते हैं जिससे आईएएस पीसीएस बनते हैं, जिससे इसके पेपर देने के बाद। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट कह सकते हैं या प्रतिवेदन कह सकते हैं, उसको भी संसद के पटल पर राष्ट्रपति आर्टिकल कौन से तहत रखता है? 323। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हट गया अभी, ये पूछे जाने के चांसेस हो जाएंगे। ये अभी हट गया। आर्टिकल 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता था, एंग्लो इंडियन। 2 आंग्ल भारतीयों का लोकसभा में मनोनयन ये तो पता है ना, बताया था मैंने कि 545 होते हैं, उसमें 543 चुन के आते हैं और 2 आंग्ल भारतीय होते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत किया जाता था? ये भी राष्ट्रपति का विधायी शक्ति में आएगा। हालांकि अब इसको हटा दिया गया। इसमें आपको नोट बना के एक पॉइंट लिख लेना है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा इनका मनोनयन क्या कर दिया गया है? कैंसिल कर दिया है। हालांकि वर्तमान में अगर बना हुआ है राज्य की विधानसभा में या देश की लोकसभा में,
आंग्ल भारतीयों का मनोनयन वह बना रहेगा। अगली लोकसभा के चुनाव में या राज्य की अगली विधानसभा के चुनाव में उनका मनोनयन समाप्त कर दिया जाएगा। ये 104 अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी इसी आर्टिकल के तहत आपको याद रखना है। आर्टिकल 338 बहुत इंपॉर्टेंट। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट आयोग, अनुसूचित जाति भी आयोग है, अनुसूचित जनजाति का भी आयोग है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी। अनुसूचित जाति आयोग किसमें? आर्टिकल नंबर का वार्षिक प्रतिवेदन संसद के पटल पर राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। इस आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन किसके द्वारा रखा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। एससी आयोग का वर्णन 338 के तहत किया गया। इसी प्रकार से आर्टिकल 338A, इसमें एससी आयोग है और 38A में एसटी आयोग है, यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग। यह भी पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजाति आयोग? एसटी आयोग, आर्टिकल नंबर 338A। इसका भी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के पटल पर रखा जाता है। आयोग और आयोग की वार्षिक प्रतिवेदन का दोनों का वर्णन उसी आर्टिकल के तहत आएगा, वार्षिक प्रतिवेदन। और एक और आयोग याद रखना है आपको, आर्टिकल 340 राष्ट्रीय, इसमें राष्ट्रीय वर्ड जोड़ना पड़ेगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड कास्ट वर्ग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन। यह आर्टिकल 340 में दिया गया। यहाँ पे आपने पढ़ा आर्टिकल 331 में 2 आंग्ल भारतीय का मनोनयन, हालांकि ये रद्द हो गया, आगे से नहीं होगा। इसी तरीके से एक और पॉइंट याद रखना है कि राज्यसभा में आर्टिकल 80 के पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, 80 में राज्यसभा है और 80 के आर्टिकल, इसी आर्टिकल के तीसरे पॉइंट में राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन है? 12 सदस्यों का मनोनयन है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 12 सदस्यों का मनोनयन जो किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य, पत्रकारिता, एवं सामाजिक कार्यों से। जुड़े हुए लोग कितने लोग होते हैं इसमें? 12 सदस्यों का मनोनयन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल नंबर 80 का पार्ट नंबर 3 के द्वारा। इतने सारे आर्टिकल, ये सब भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में ही आएंगे। देखो अध्यादेश ही कहते हैं इसे हिंदी में, हाँ अध्यादेश। एक और विधायी शक्ति जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, अध्यादेश। आर्टिकल नंबर, इसको अलग से बता रहे हैं, आर्टिकल नंबर 1 to 100। आपको याद हो तो 5वें भाग का ये तीसरा अध्याय था, आर्टिकल नंबर 1 to 3, है ना? आर्टिकल नंबर 1 to 3। अध्यादेश अधिनियम जैसा ही होता है। इसकी वैलिडिटी किस प्रकार की होती है? अधिनियम मतलब कोई किसी कानून के तहत, जितना किसी कानून की मान्यता होती है संसद द्वारा पारित, उतनी ही मान्यता अध्यादेश की होती है। फर्क सिर्फ इतना है
अधिनियम बनने में टाइम लगता है। संसद के अंदर जाएगा कोई बिल, विधेयक, और फिर अगर संसद इसको पारित कर देगी तो वो एक्ट बन जाएगा, मतलब अधिनियम बन जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है। अब बाई चांस संसद का सत्र ना चल रहा हो, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि 12 महीने संसद का सत्र चलता रहेगा, बैठकें चलती रहेंगी। तो अगर उस टाइम पर कोई भी विधि बनाने की जरूरत महसूस हो, यानी कानून बनाने की आवश्यकता हो देश को, या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तत्काल में, तब कोई विधि या कानून बनाने की आवश्यकता हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हुए आर्टिकल 123 का सहारा लेते हुए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी विषय पर। अब किस विषय पर हो सकता है, तो ये जो अध्यादेश होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा कब, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा तभी तो जारी किया जाएगा। और संसद कानून कब, किस सूची पर बनाती है, अधिनियम संसद के द्वारा किस सूची पर बनाए जाते हैं, सूचियां पढ़ा चुके हैं। संघ सूची, इसी पर तो केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। तो अब संसद का सत्र नहीं है और इस पर कोई विषय पर अधिनियम बनाना है तो इस पर अध्यादेश जारी हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति संघ सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। समवर्ती सूची पर भी क्यों, क्योंकि समवर्ती सूची पर भी तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है और केंद्र सरकार कानून नहीं बना पा रही है, इसलिए तो अध्यादेश जारी करवा रही है। तो समवर्ती सूची पर भी एक सूची और रह गई, राज्य सूची। क्या राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन कब? राज्य सूची पर अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब राज्य में कोई सरकार ना हो, मतलब राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की घोषणा की हो। कौन सी, इसके लिए स्थिति आपको बतानी पड़ेगी। या तो राज्य आपातकाल लगा उस राज्य में, इसके बारे में हम आपातकाल में पढ़ चुके हैं। किसी भी राज्य में अगर राज्य का जो संवैधानिक ढांचा है वो गड़बड़ हो जाए तो राज्य आपातकाल लगता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाओ, ये तो कह सकते हैं। उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी हो सकता है। राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपातकाल होना चाहिए किस प्रकार का, या तो राज्य आपातकाल हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, तब आप राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अन्यथा राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। संघ सूची और समवर्ती सूची में आए हुए विषयों पर अध्यादेश जारी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो इससे संबंधित पूछा जाता है, इसकी अवधि क्या होती है। देखो याद रखना इसलिए आसान है, ये बनाया क्यों जा रहा था, हम अधिनियम नहीं बना पा रहे तभी तो बनाया गया। अब अधिनियम कब बन पाएगा, जब देश में संसद का सत्र स्टार्ट हो जाएगा। और मान लो आज दोपहर के 12 बजे देश की संसद का कोई सत्र समाप्त हुआ है, यानी सत्रावसान हुआ है, और 2 बजे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जरूरत पड़ जाए तो आज वो जारी करेगा। अब जो मैक्सिमम गैप हो सकता है 2 सत्रों के बीच भारतीय संसद प्रणाली में, वो कितना है, 6 महीने का। तो इस अध्यादेश अगर वो आज जारी करना चाहता है और 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप हो जाए तो अगला सत्र तो 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। तो जो अध्यादेश आज राष्ट्रपति जारी करेगा उसको कम से कम कितना, 6 माह तो ये चाहिए, क्योंकि जब तक सत्र नहीं आएगा हम अध्यादेश को अधिनियम के तहत रख कैसे पाएंगे संसद में, सत्र ही नहीं है। तो 6 महीने तो ये, प्लस में अब मान लो आज के बाद अगले 6 महीने के बाद सत्र स्टार्ट भी हो गया, तो क्या पता सरकार को और कोई जरूरी काम करवाना हो पहले दिन। ये तो नहीं है कि सत्र स्टार्ट हुआ और पहले दिन ही अध्यादेश को वो अधिनियम बनवा ले, यानी संसद पे रख दे। तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह और दिए जाते हैं,
कि सत्र अगर आज स्टार्ट हुआ है तो 6 सप्ताह के अंदर, तो कुल टोटल टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 6 माह 6 सप्ताह, इतना टाइम पीरियड होता है, इतनी वैलिडिटी होती है एक अध्यादेश की। और इस टाइम पीरियड में उसे संसद के पटल पे रखा जाना चाहिए, अधिनियम बनाया जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो वो अध्यादेश खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो 6 माह तब जब सत्र अनुपस्थित हो, और 6 सप्ताह तब जब सत्र उपस्थित हो। यहाँ अनुपस्थिति में और यहाँ तो कुल मिला जुला के जो अध्यादेश को एक टाइम पीरियड मिलता है वो 6 माह और 6 सप्ताह का मिलता है। ठीक, मैक्सिमम गैप है ये 2 सत्रों के बीच में, और एक सत्र स्टार्ट होने के अगले 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करवाया देना चाहिए। तो कुल टोटल जो टाइम पीरियड है वो 6 माह 6 सप्ताह। ये था पूरा आर्टिकल नंबर 123। नोट करो। विधायी शक्तियां हो गई, आपातकालीन शक्तियां पढ़ने। अब आता है सैन्य शक्ति। देखो राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति, है ना। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक, किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति स्थापित करने की शक्ति भी किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। यानी किस देश के साथ हम युद्ध करेंगे और किस देश के साथ हम शांति स्थापित करेंगे, ये शक्ति भी राष्ट्रपति में निहित है। हालांकि ये सभी शक्तियां औपचारिक, नाम मात्र की, मंत्रिमंडल की सलाह पर यानी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार वह कार्य करता है। युद्ध एवं शांति स्थापित, किसी भी देश के साथ युद्ध एवं शांति स्थापित करने की शक्ति, ये उसकी सैन्य शक्ति हो गई। इसके साथ ही न्यायिक शक्ति अगर कहा जाए, क्या प्राप्त है न्यायिक शक्तियों में, सबसे पहले दे दो, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट्स के जितने भी जज हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट के जजों को वही अपॉइंट करता है। इसका भी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ ही इसमें एक आर्टिकल भी याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर 70। इसमें बात करेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों की। ये न्यायिक शक्तियों से में ही जुड़ा हुआ है। क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां इसलिए कहते हैं कि किसी भी अदालत के द्वारा सजा जो भी मिलती है उसमें राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है, कम कर सकता है सजा को। तो 5 प्रकार से इसमें सजा को कम किया जा सकता है। पहला तो क्षमा है, दंड से मुक्त कर देता है। इस स्थिति में जो भी दंड प्राप्त है उससे किसी व्यक्ति को क्या कर देता है, मुक्त, छोड़ देता है, उसको कहते हैं क्षमा कर देना। दूसरा, लघुकरण कर सकता है। लघुकरण, लघु का मतलब क्या होता है, रूप को छोटा कर देना, मतलब रूप परिवर्तित कर देना सजा का। इसमें टाइम कम नहीं किया जाता है, रूप को छोटा कर दिया जाता है। लघु का मतलब ही है हिंदी में छोटा कर देना, कम्यूट कर देना। मतलब ये हुआ जैसे मान लो 10 वर्षों का कठोर कारावास था, उसको बदल के वह 10 वर्षों का साधारण कारावास है। कठोर कारावास की जो प्रकृति थी दंड की प्रकृति को बदल देता है। इसमें क्या करेगा, टाइम कम नहीं करेगा दंड का, लेकिन दंड की
प्रकृति बदल जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल में लिख लो, 10 वर्ष का कठोर कारावास चेंज करके 10 वर्ष के साधारण कारावास में परिवर्तित कर दे। ये स्थिति क्या कहलाएगी? लघुकरण कहलाएगी। हो गया? इसी में और समझो, क्षमा समझ गए? दंड से मुक्त कर देगा, दंड की प्रकृति को बदल देगा, बदल सकता है मतलब राष्ट्रपति। तीसरा, परिहार। परिहार में लघुकरण का उल्टा है, इसमें समय कम कर देता है। इसमें दंड की प्रकृति को बदला था लेकिन समय को अपरिवर्तित रखा था, यानी समय कम नहीं किया था ना ज्यादा किया। इसमें क्या होगा? परिहार में दंड की प्रकृति को समान रखा जाएगा, मतलब इसको चेंज नहीं किया जाएगा, समय कम कर दिया जाएगा। मतलब समय कम कैसे? जैसे मान लो 10 वर्ष का, प्रकृति नहीं बदले जाएगी, 10 वर्ष का कठोर कारावास हो सकता है 5 वर्ष का कठोर कारावास हो जाए। तो इसको क्या कहेंगे हम? कठोर कारावास। इसको कहेंगे परिहार। चौथा है विराम। देखो, विराम जो है वो दूसरे और तीसरे का मिश्रण है, मतलब इसमें सजा की प्रकृति को भी बदला जा सकता है और समय को, लेकिन इसमें विशेष दशा होनी चाहिए। अब विशेष दशा क्या? विशेष दशा में दंड को कम कर देना। अब कम दोनों तरह से हो सकता है, टाइम भी कम किया जा सकता है, और जैसे मान लो कोई गर्भवती स्त्री है, उसको फांसी मिली, तो हो सकता है कि उसको फांसी की सजा को चेंज करके कारावास, आजीवन कारावास कर दे। बाद में तो वाला विशेष दशा में, जैसे मान लो गर्भवती स्त्री की फांसी की सजा को आजीवन कारावास, या फिर हो सकता है कठोर कारावास मिला हो उससे, या सश्रम कारावास मिला हो तो साधारण कारावास कह दे। मतलब इन दोनों चीजों में से कुछ भी हो सकता है। और अंतिम है पांचवा क्षमादान शक्तियों में, 3 और 1 4 आपने पढ़ लिए। प्रविलंबन। प्रविलंबन का विलंब, देखो इसमें विलंब आया वर्ड, विलंब का मतलब होता है देरी से। इसका मतलब होगा सजा पूरी मिलेगी, ना प्रकृति कम होगी, ना समय कम किया जाएगा, लेकिन सजा जैसे मान लो आज मिली है 10 वर्षों के कठोर कारावास, तो हो सकता है कोई जरूरी काम हो तुमको, तो तुमको 2 महीने की छुट्टी दे दी जाए, या आपकी सजा 2 महीने के बाद लागू होगी। तो मतलब सजा में कुछ वक्त की छूट मिल जाती है। इसमें वक्त की छूट होती है कि कुछ वक्त के बाद सजा पूरी होगी। हालांकि सजा कम नहीं होगी, ना प्रकृति बदली जाएगी, लेकिन कुछ टाइम मिल जाता है सजा को लागू होने में। सजा जब शुरू होगी उसमें कुछ टाइम दे दिया जाता है, इसको कहते हैं प्राविलंबन। बेसिकली ये फांसी वाले केसेस में ज्यादा देखा गया। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? न्यायिक शक्तियों में। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट, सभी जजों का, हाई कोर्ट के सभी जजों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा, और क्षमादान शक्तियां आर्टिकल नंबर 72। हो गया?
अगला टॉपिक है राष्ट्रपति की विशेषाधिकार शक्ति। विशेषाधिकार, जैसी को कह सकते हैं वीटो शक्ति। और इसको समझना थोड़ा आसान है। देखो, कोई भी दो चीजें आप वर्ड सुने हो, विधेयक और अधिनियम, सुने तो होंगे ये वर्ड, अर्थ जानते हैं इनका। विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं विल और अधिनियम को कहते हैं एक्ट। ठीक, क्या अर्थ होता है? जब कोई भी नया कानून आना है, नया आना है, उसको भारतीय संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाना है। जब तक कोई भी कानून पे राष्ट्रपति का साइन नहीं है, तब तक उसे हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और जब वह बिल दोनों सदनों से पारित हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति के पास पहुंच जाए, तो उसको कहते हैं एक्ट। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे तो वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, मतलब वो कानून बन जाता है। तो विधेयक और अधिनियम समझ में आ गया? विधेयक अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा यदि राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर दे। तो क्या हर स्थिति में राष्ट्रपति ये साइन करता है? देखो, उसको विशेषाधिकार शक्तियां हैं कुछ, यानी मतलब वीटो पावर्स। क्या क्या केस हो सकते हैं जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा? पहला तो यह है कि वो साइन कर दे और एक्ट बन जाएगा। ये तो सिंपल प्रोसेस है, ज्यादातर केसेस में यही होता भी है। दूसरा केस क्या है? वह साइन करने से मना कर दे। अगर वह किसी संसद के द्वारा पारित विधेयक पर साइन करने से मना कर दे तो वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। और इस स्थिति में यह कहा जाएगा कि उसने किस वीटो का इस्तेमाल किया है? एब्सोल्यूट, पूरी तरीके से। हिंदी में कहते हैं से अत्यांतिक वीटो, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो का अर्थ हुआ, यहां से समझो, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और उसने साइन करने से क्या कर दिया? मना कर दिया, तो उस स्थिति में कहेंगे कि राष्ट्रपति ने अपनी एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया है, अत्यांतिक वीटो का इस्तेमाल किया है। ये तो दूसरा केस है। तीसरा केस, फिर से वही पूरी प्रोसेस है। कोई विधेयक सदन के दोनों सदनों से पारित राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, वह ना तो इस पर साइन कर रहा है और ना मना करता है। वह क्या करता है? वह पुनर्विचार के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए पुनः सदन को वापस भेज देता है। उसे लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सा और बदलाव होना चाहिए, तो वह क्या करेगा? वापस सदन को भेज देगा। तो साइन नहीं करेगा, रिसेंड टू पार्लियामेंट, यानी संसद के पास क्या कर देगा? वो वापस भेज देगा। इसको कहेंगे सस्पेंशन, यानी कुछ समय तक उसने वो उस कानून पर सस्पेंशन कर दिया है ना, इसको कहेंगे सस्पेंशन वीटो। हिंदी में कहेंगे निलंबनकारी वीटो। सस्पेंशन को निलंबन कहते हैं, निलंबनकारी वीटो। एक वीटो ये हो गया, और एक वीटो मना नहीं किया लेकिन वापस कर दिया, हाँ भी नहीं किया, उसने वापस कर दिया, रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार के लिए। संसद के पास वापस दे। अब यदि ये केस होता तो तुमको कुछ और चीजें में समझ में, ठीक है, कानून आपने जो विधेयक आया था आपके पास, जो बिल आया था राष्ट्रपति के पास, वो आपने सदन को पुनः वापस कर दिया। अब सदन, जो भी राष्ट्रपति ने जो भी कमियां निकाली हैं उसमें, सदन चाहे तो उन सिफारिशों को लागू करे, यानी जोड़े, उसमें कुछ कम करे विधेयक में या कुछ ज्यादा करे, या जैसा भी पहले था बिल्कुल वैसा ही बना रहने दे और पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दे, यानी दोबारा फिर से आ गया राष्ट्रपति के पास।
सिफारिश उसकी मानी गई या नहीं मानी गई वो अलग बात है। पुनः अगर दोबारा वापस आ जाता है राष्ट्रपति के पास तो फिर उस स्थिति में उसे साइन करना ही पड़ेगा। दोबारा वह अपने अत्यंतिक वीटो का या निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। एक बार अगर रिसेंड करके दोबारा मिल गया उसको वही विधेयक तो उसे फिर दोबारा साइन करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार निलंबनकारी वीटो इस्तेमाल हो सकता है। दो चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसे साइन करना ही पड़ेगा। ये पहली बार में नहीं करेगा तो दोबारा में करेगा। यहाँ पर भी साइन किया, यहाँ पर साइन नहीं किया तो कौन सा वीटो मिला? अत्यंतिक वीटो। चौथी स्थिति भी है कुछ, बिल्कुल चौथी है। देखो, राष्ट्रपति साइन नहीं करना चाहता है और ना मना करना चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है मना करेंगे तो एक तरह से पार्लियामेंट की अवहेलना कर रहा है वो, और इस स्थिति में हो सकता है हाँ भी होगी, क्यों ना लग जाए। तो वो मना भी नहीं करता, हाँ भी नहीं करता, और ये भी नहीं करेगा। निलंबनकारी वीटो इस्तेमाल करने का मतलब है दोबारा अगर वापस आएगा तो फिर हाँ ही करना पड़ेगा, तो वो ये भी नहीं करना चाहता। मतलब ना तो किसी स्थिति में हाँ करना चाहता है और ना ही किसी स्थिति में ना करना चाहता। फिर क्या स्थिति है उसके पास, फिर क्या रास्ता है? वह अपने पास ही उस विधेयक को पड़ा रहने दे, ना हाँ करे ना करे ना वापस भेजे। यानी ऊपर के तीनों में से कोई भी केस इस्तेमाल ना करे, ना हाँ करे ना मना करे और ना वापस भेजे, अपने पास बना रहने दे बिना कोई निर्णय लिए, बिना कोई निर्णय लिए अपने पास रखे रहे। अगर अधिनियम को अपने पास बनाए रखे तो हम ये कहते हैं कि उसने अपनी जेब में रख लिया वो अधिनियम। अब पता नहीं उसे कब नींद से वो जागेगा, कब हाँ करेगा कब ना करेगा, क्या वापस करेगा, कुछ पता नहीं। तो ऐसा स्थिति में माना जाता है कि उसने अपने पॉकेट में रख लिया। पॉकेट मतलब जेब। इस स्थिति को कहा जाता है जेब से बना है जेबी वीटो। इंग्लिश में कहते हैं पॉकेट वीटो। बात समझ में आ गई? ना हाँ करे ना मना करे ना वापस करे। इसका इस्तेमाल एक बार पूछा गया किसी एग्जाम में, क्या किसी राष्ट्रपति के द्वारा इसका इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल हुआ है। 1986 में मैंने बताया है। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति हैं। ज्ञानी जैल सिंह ने इस वीटो का इस्तेमाल किया था। एक अधिनियम था डाक संशोधन अधिनियम, इस पर उन्होंने इस्तेमाल किया था पॉकेट वीटो का। पॉकेट मतलब जेबी वीटो। तीन प्रकार के वीटो भारतीय राष्ट्रपति को मिले हैं। अत्यंतिक वीटो हालांकि अभी तक इसका किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तेमाल नहीं किया है। इसका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये चलता रहता है। निलंबनकारी वीटो मतलब वापस भेज दो सदन को, हालांकि दोबारा में इस पर साइन करने पड़ेंगे। और ये है आपका पॉकेट वीटो, ना मना करो ना हाँ करो ना वापस। इसका इस्तेमाल भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 में डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था। मतलब उन्होंने इसको अपने पास बनाए रखा। जब उनका ऑफिस समाप्त हुआ तो फिर दूसरे राष्ट्रपति के पास चला गया। मतलब वो उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ना हाँ करना चाहता ना मना करना चाहता। एक और पॉइंट याद रखना है, बताया नहीं है पहले। भारत के कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? 14। 14 में से 5 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो याद करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। शुरुआत के 3 कौन कौन से थे? पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राधा कृष्णन को तो भारत रत्न की लिस्ट में पहले नंबर पे मिला था 1954 में, अगर याद हो आपको। राधा कृष्णन, सीवी रमन और एक कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये 3 लोग तो पहली बार भारत रत्न जीतने वाले व्यक्ति थे। तो पहले राष्ट्रपति याद रखने आपको, मैं क्रम से लिख दे रहा हूं, राष्ट्रपतियों के क्रम से, ईयरवाइज नहीं लिखा। राजेंद्र प्रसाद पहले थे, इनको भी मिला है। दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली यानी एस
राधा कृष्णन। और तीसरे राष्ट्रपति जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो तीनों एक साथ याद कर लो शुरुआत के, ठीक। इनके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको भी मिला है, ठीक है, ये भी राष्ट्रपति रहे। और रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी, इनको भी 2019 में मिला, प्रणब मुखर्जी। तो 5 नामों में से बेसिकली आपको 2 नाम याद करने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी। बाकी तो ऊपर के 3 पहले वाले हैं। तो कुल 5 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं भारत के जिनको भारत रत्न मिला है। ये आपका कंप्लीट हो गया राष्ट्रपति।